पिछले पार्ट में हमने देखा कि लिन क्वीन फैंग के सामने एक मिशन रखता है जो कि ब्लैक रैंक का होता है और उसमें स्टॉर्म टीम को पूरी तरह से खत्म करने का मिशन दिया गया होता है। तो फैंग उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है और ली फैमिली की हेल्प करने के लिए उनका साथ देने को तैयार हो जाता है। फिर वो ली फैमिली के लोगों के साथ जंगल में स्टॉर्म टीम को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो वो देखता है कि उनके सामने स्टॉर्म टीम का स्ट्रॉन्ग होल्ड बना हुआ होता है। तो उसे देखकर वो भी शॉक हो जाता है कि आखिरकार स्टॉर्म टीम के पास इतना बड़ा कासल कैसे हो सकता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि फैंग और ली फैमिली के लोग अपने अपने हथियार लेकर स्टॉर्म टीम के कासल के सामने खड़े हुए होते हैं और वो फाइट के लिए बिल्कुल तैयार खड़े होते हैं। तभी वो देखते हैं कि कासल के अंदर से बहुत सारे तीरों की बरसात होने लगती है, जिसे देखकर वो चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये क्या करना चाहते हैं। ये हम पर छुपकर अटैक कर रहे हैं ताकि इन्हें हमसे डायरेक्ट फाइट करने की जरूरत ना पड़े और ये हमें ऐसे ही खत्म कर दें। तो तीरों को देखकर पैट्रिच भी कहने लगता है सभी के सभी ध्यान दो, सामने से तीर आ रहे हैं, इसीलिए सभी अपने अटैक्स को ब्लॉक कर लो। पर हम देखते हैं कि उस कासल से लगातार तीरों की बारिश हो रही होती है और वो सारे के सारे अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर चढ़ाकर उन तीरों से बच रहे होते हैं। तो उन एरो को देखकर टकलू अंकल कहने लगते हैं आखिरकार ये करना क्या चाहते हैं, क्योंकि हमारे जितने ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट के सामने अलॉय मेटल एरो का यूज कर रहे हैं। क्या ये हमको कोई ऐसी टुच्ची पुच्ची गैंग समझते हैं। पर इधर हम फैंग को देखते हैं जो कि सीरियस होकर सोच रहा होता है नहीं, ये सब कुछ इतना ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने हमारे ऊपर अटैक करने के लिए कोई ना कोई तगड़ा प्लान तो बना ही रखा होगा। तभी वो देखते हैं कि कासल की एक खिड़की से लिन क्वीन को बांधकर लटकाया गया होता है और लिन क्वीन वहां पर चिल्ला रहा होता है अंकल प्लीज मुझे बचा लीजिए, नहीं तो ये मुझे जान से मार देंगे। तो लिन क्वीन को देखकर पैट्रिच भी थोड़ा हैरान हो गया होता है और वो कहने लगता है आखिरकार इसको इन्होंने कब पकड़ लिया और हमें इस बारे में क्यों पता नहीं चला। तो इधर हम देखते हैं कि बाई और फैंग भी ये देखकर कह रहे होते हैं क्या तुम अपने नेफ्यू का इतना भी ध्यान नहीं रख सकते कि वो दूसरे टीम के द्वारा पकड़ा जा चुका है और तुम्हें पता ही नहीं है कि वो कब गया। और फिर फैंग सोचने लगता है यहाँ कुछ तो स्ट्रेंज बात जरूर चल रही है, क्योंकि नॉर्मली लोग होस्टेज को पहले नेगोशिएशन के लिए आगे लाते हैं, लेकिन ये तो पहले हम पर अटैक कर रहे हैं उसके बाद हमें किसी होस्टेज को दिखा रहे हैं। फिर फैंग जल्दी से अपनी मार्शल टेक्निक को एक्टिव करते हुए कहने लगता है सभी के सभी यहाँ से रिट्रीट करो। और हम देखते हैं कि फैंग अपनी रैंक 3 मार्शल टेक्निक ब्लू बटरफ्लाई स्टेप का यूज कर रहा होता है। तो उसे ऐसा करते हुए देखकर बाई और बाकी के लोग भी हैरान हो गए होते हैं। तभी वो देखते हैं कि उन टूटे हुए एरो के अंदर से धुआं निकलने लगता है और उसी वक्त फैंग जल्दी से अपनी रैंक 3 मार्शल टेक्निक फॉलन फ्लावर पाम का यूज करते हुए एक खतरनाक अटैक जमीन पर करता है, जिसकी वजह से सारे एरो से एक साथ ही धुआं निकलने लगता है और वहां पर बहुत ही ज्यादा गहरा धुआं हो जाता है। पर हम लोग देखते हैं कि उस धुएं की वजह से सभी के लोग परेशान हो रहे होते हैं और बाई भी अपने घुटनों पर आ गया होता है। तो बाई को ऐसे जमीन पर पड़े हुए देखकर पैट्रिच कहने लगता है ये तो पॉइजन गैस है, इसकी वजह से जल्दी ही हम सारे के सारे घुटनों पर आ जाएंगे, इसलिए सभी अपने नाक को बंद कर लो। और इधर फैंग उन एरो को देखकर सोच रहा होता है तो ये सारे के सारे एरो अंदर से खोखले हैं और इनमें पॉइजनस गैस भरी हुई है, इसीलिए इन्होंने पहले लिन क्वीन को हमारे सामने होस्टेज की तरह दिखाया ताकि हम सारे डिस्ट्रैक्ट हो जाए और इन एरो पर ध्यान ही ना दे और बिना सोचे समझे ही इस गैस को ब्रीद कर ले। और जब तक ये पॉइजनस गैस इतनी ज्यादा गहरी होती कि हम इसे नोटिस कर पाते उससे पहले ही हमने इसे बहुत ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट में ब्रीद कर लिया था, इसीलिए अब हमारी ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम आगे जाकर और देर तक फाइट कर सके। तभी वो लोग देखते हैं कि जिस रस्सी से लिन क्वीन बंधा हुआ होता है वो अचानक से टूट जाती है और लिन क्वीन नीचे गिरने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तो उसे देखकर फैंग और बाकी के लोग भी शॉक हो गए होते हैं और वो देखते हैं कि लिन क्वीन अपनी स्वाड की मदद से उन सारी रस्सियों को काट कर बिल्कुल फ्री होकर जमीन के ऊपर उतर आता है, जिसे देखकर पैट्रिच कहने लगता है लिन क्वीन आखिरकार तुमने हमसे धोखा क्यों किया, बताओ मुझे क्यों, ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से तुम्हें तुम्हारी खुद की फैमिली को धोखा देने की जरूरत पड़ गई। तो लिन क्वीन हंसते हुए जवाब देने लगता है ये फैमिली तुमसे बिलोंग करती है मेरे प्यारे अंकल, लेकिन अब जल्दी ही ये फैमिली मेरे फादर और मुझसे बिलोंग करने लगेगी और फाइनली अब मैं अपना सर ऊंचा कर पाऊंगा और तुम्हें पता चलेगा कि कैसे अपने ही परिवार द्वारा सिटी से बाहर फेंकना कैसा महसूस कराता है। और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने इनर सिटी के अंदर रिटर्न करने के लिए कितनी ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट की ट्रेनिंग की है, लेकिन मेरे सारे कजन मुझे नीचा ही दिखाते रहते हैं और वो ऐसा समझते हैं कि मैं उनका नौकर हूँ, और जबकि मैं एक जीनियस हूँ जो कि
19 साल की एज में इंटरमीडिएट रैंक पर पहुंच चुका हूं, फिर भी उन ट्रैश की इतनी हिम्मत कि वो मुझे नीचा दिखाएं। और हम देखते हैं कि उसकी ऐसी बात सुनकर फैंग मुस्कुरा रहा होता है और हंसने लगता है और फिर वो अपनी स्पीड का यूज करते हुए सीधा लिन क्विन का गला पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। तो लिन क्विन भी इस अचानक हुए हमले से बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और वो कहने लगता है, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है कि तुम अभी भी फाइट कर पा रहे हो, क्योंकि तुमने भी तो बहुत सारी जहरीली गैस अपने अंदर इनहेल की थी, फिर तुम लड़ाई के लिए इतनी जल्दी कैसे तैयार हो सकते हो। तो हम देखते हैं कि फैंग बड़े ही स्टाइल से कहने लगता है, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ। और वो लिन क्विन को हराकर अपने मन में सोचने लगता है, भगवान का शुक्र है कि मैं किसी तरह से सुन एक्सायोमी को समय पर अपने प्रोजेक्शन में हरा पाया, इसी वजह से मुझे उसका वुड एट्रीब्यूट टैलेंट मिल गया। और जब मेरा वाटर एट्रीब्यूट उसके वुड एट्रीब्यूट टैलेंट से मिला तो मेरी हीलिंग एबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मैं जल्दी ही उस पॉइजन गैस के इफेक्ट को कंट्रोल में ले आया। और फिर फैंग लिन क्विन की बॉडी को चेक करते हुए कहने लगता है, जैसा कि मैंने तुम्हें देखा कि तुम बिना गैस की चिंता किए हुए सीधे ही जमीन पर कूद आए, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास उस गैस का एंटीडोट भी होगा। फिर फैंग को जल्दी ही उस गैस का एंटीडोट मिल जाता है, जिसे वो उठाते हुए कहने लगता है, ओह आखिरकार मुझे मिल ही गया, चलो इसे ट्राई करते हैं। और एक गोली निकालकर जल्दी से अपने मुंह में डाल लेता है। फिर पीछे मुड़कर अपने साथियों से कहने लगता है, मुझे इसका एंटीडोट मिल गया है, इसलिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो देखता है कि वो सारे के सारे पहले ही जहरीली गैस की वजह से बेहोश हो गए होते हैं। तो ये देखकर फैंग कहने लगता है, ये क्या मुसीबत है, अब मुझे अकेले ही इन सारों के साथ लड़ना होगा। और जब वो धीरे धीरे कासल की ओर बढ़ने लगता है तो वो देखता है कि कासल से बहुत सारे लोग बाहर आ रहे होते हैं। तो उन्हें देखकर वो कहने लगता है, ये क्या, यहाँ से तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन मैंने तो सुना था कि स्ट्रॉम टीम के पास सिर्फ 5 ही लोग हैं। तो फैंग देखता है कि स्ट्रॉम टीम का एक मेंबर आगे आते हुए उससे कहने लगता है, आखिरकार यहाँ पर सिर्फ एक बच्चा ही क्यों बचा है, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि यहाँ लड़ाई करने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो फैंग उसकी ऐसी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहने लगता है, ओह हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर अकेला ही बचूंगा, क्योंकि मैं तो चाहता था कि हम सारे के सारे मिलकर तुम्हारे साथ फाइट करें। तो स्ट्रॉम टीम के मेंबर कहने लगते हैं, इसको जल्दी से खत्म कर दो। लेकिन हम देखते हैं कि फैंग उनसे कहता है, सिया, और वो वहां से बहुत ही स्पीड से भागने लगता है। तो सारे के सारे स्ट्रॉम टीम मेंबर भी उसका पीछा करने लगते हैं और कहने लगते हैं, जल्दी से इसका पीछा करो और इसे पकड़कर खत्म कर दो। और उनका मेन मेंबर कहने लगता है, यहाँ पे तो अब फाइट में कोई मजा नहीं आने वाला, यही वजह है कि मैं इस गेम से बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ, क्योंकि ये सब कुछ बोरिंग हो जाता है और फिर लड़ाई में कोई मजा नहीं रह जाता। लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक खतरनाक घूसा पड़ता है और फैंग कहने लगता है, तुम सही कह रहे हो, वैसे मैं भी बहुत ही ज्यादा इस गेम से नफरत करता हूँ। और वो एक खतरनाक घूसा उस मेंबर के ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से वो मेंबर उड़ता हुआ दूर जाकर गिरने लगता है। और फैंग जमीन पर उतरते हुए कहने लगता है, सच में तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो। और ये कहते हुए वो एक और घूसा उस मेंबर के चेहरे पर मार देता है, जिसकी वजह से वो मेंबर की हालत खराब हो जाती है। और इधर हम देखते हैं कि स्ट्रॉम टीम के बचे हुए मेंबर भी जाल में फंस गए होते हैं। तो उन्हें देखते हुए फैंग कहने लगता है, आखिरकार को तुम कितने ज्यादा मूर्ख हो, जो कि तुम अपने खुद के बिछाए हुए जाल में फंस गए। पर तभी हम देखते हैं कि कासल की खिड़की से एक आदमी बाहर की ओर देख रहा होता है और वो कहने लगता है, लीडर, वो सारे के सारे ट्रैश तो हार चुके हैं, अब हमारा नंबर है। और हम देखते हैं कि ये कहने वाला एक नाइट की ड्रेस पहने हुए एक खतरनाक मेंबर होता है। तो लीडर उसकी ऐसी बात सुनकर कहने लगता है, जू फैंग, क्वांग फैंग और जी फैंग, तुम तीनों जाओ और उसके साथ डील करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम आराम से उस इंटरमीडिएट मार्शल आर्टिस्ट को हरा सकते हो, इसीलिए मुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें उसके साथ फाइट करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसने पहले ही ब्लड थ्रोन यूनियन असैसिन टीम को खत्म करने में साथ दिया है, तो वो इतना तो ताकतवर होगा ही, इसीलिए तुम्हें अपना गार्ड डाउन नहीं करना है और हर टाइम उसके अटैक्स के लिए तैयार रहना है। तो लीडर की ऐसी बात सुनकर वो तीनों भी मुस्कुराने लगते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ कहने लगते हैं, ठीक है लीडर, हम आपकी बात का ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक पेड़ जमीन से उखड़ रहा होता है और उसे किसी और ने नहीं बल्कि हमारे हीरो फैंग ने उखाड़ा होता है, जिसकी मदद से वो कासल के गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और वो अपनी फुल पावर से उस पेड़ को उस गेट की ओर जोर से फेंक देता है।
लेकिन उससे पहले कि वो पेड़ उस दरवाजे से जाकर टकराता उससे पहले ही एक धमाके के साथ उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर फैंग भी थोड़ा शॉक हो जाता है और वो देखता है कि अंदर से एक मेंबर निकलकर उस मेंबर ने ही उस पेड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं। और फिर वो फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और कहने लगता है, तुम्हारी ये यूजलेस ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं आने वाली, तू तो अभी बहुत ही ज्यादा छोटा बच्चा है, तेरी कहानी तो एक ही पंच में खत्म हो जाएगी। और हम देखते हैं कि फैंग उसे इतना करीब देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और फिर वो अपनी फुल स्पीड के साथ जमीन पर हिट करते हुए दूर हो जाता है और इसी के साथ साथ वो उस मेंबर के पेट पर भी एक लात मार देता है। लेकिन जैसे ही फैंग उस मेंबर से अलग होता है तभी स्टॉर्म टीम का एक और मेंबर आकर अपनी स्टिक से फैंग के ऊपर खतरनाक रैंक 3 मार्शल टेक्निक का अटैक कर देता है, पर फैंग उस वार को भी बड़े आराम से डोज कर लेता है। और फिर फैंग देखता है कि उस मेंबर के ऊपर से एक लड़की अपनी स्वाड लेकर फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है और वो अपनी रैंक 3 मार्शल टेक्निक होमिंग विंड स्लैश का यूज कर रही होती है। तो फैंग जल्दी से अपनी स्वाड से उसके अटैक को रोकने लगता है, लेकिन वो देखता है कि नीचे से वो दूसरा मेंबर भी उसके ऊपर अपनी स्टिक से अटैक कर रहा होता है, तो वो अपनी स्वाड से उन दोनों के अटैक्स को डोज कर लेता है और उस स्टिक के अटैक को जल्दी से नीचे झुककर डोज कर लेता है। लेकिन उस स्टॉर्म टीम के मेंबर ने फैंग के ऊपर अपनी स्टिक से अटैक करते वक्त रैंक 3 मार्शल टेक्निक पियर्सिंग स्टॉर्म का यूज किया होता है, जिसकी वजह से फैंग बहुत ही ज्यादा दूर जाने लगता है और फिर वो हवा में ही उछलकर अपनी स्थिति को संभाल लेता है और अपनी स्वाड को ऊपर करते हुए कहने लगता है, अब फाइट में मजा आने वाला है, चलो फिर हो जाए। तो फैंग को इस तरह से संभलते हुए देखकर वो तीनों भी कहने लगते हैं, नॉट बैड, सच में तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा ग्रेट कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात है कि तुम इस फाइट के अंदर अपनी जिंदगी को दांव पर नहीं लगा रहे हो, इसीलिए तुम अपनी फुल पोटेंशियल के साथ हमसे फाइट नहीं कर पा रहे हो। तो फैंग कहने लगता है, ये तीनों की तीनों लोग इंटरमीडिएट मार्शल आर्टिस्ट है जो कि अपनी जिंदगी और मौत की कोई परवाह नहीं करते और इन्होंने पहले भी बहुत से लोगों को मारा है और इनकी कॉम्बैट एबिलिटी इतनी है कि ये आराम से नॉर्मल एडवांस मार्शल आर्टिस्ट को हरा सकते हैं और अगर ये तीनों मिलकर काम करें तो ये एक पीक रैंक के मार्शल आर्टिस्ट को भी बड़े आराम से खत्म कर सकते हैं। और फिर फैंग चिढ़ते हुए मिस मिरर से कहने लगता है, और यहाँ पर इनके साथ में एक लड़की भी लड़ने आई हुई है। तो मिस मिरर कहने लगती है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ये दिन जरूर आएगा जब तुम्हें एक लड़की के साथ फाइट करनी होगी। तो फैंग अपनी स्वाड को पकड़कर आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, ठीक है, फिर अगर ये दिन आज आ ही गया है तो मैं इसे फेस करूंगा और मैं अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ इनके साथ फाइट करने वाला हूँ। पर तभी फैंग देखता है कि वो एक आंख वाला मेंबर अपने 3 नाइफ को उसकी ओर थ्रो कर देता है। तो उन नाइफ्स को अपनी ओर आते हुए देखकर फैंग कहने लगता है, ग्रेट, किसी ने मेरी तरफ नाइफ फेंके हैं, तो चलो इनको हिट करते हैं और इन्हें वापस इसी के पास भेज देते हैं। तो वो देखता है कि उन नाइफ्स के पीछे रस्सियां बंधी हुई होती है, जिसे देखकर फैंग शॉक हो गया होता है और वो कहने लगता है, क्या इसने तो चाकुओं को रस्सी से बांध रखा है, सच में ये कितने ज्यादा स्ट्रेंथ फाइटर है। फिर फैंग सीरियस लड़ाई के मूड में आ जाता है और वो अपनी क्यूआई एनर्जी को अपने ऊपर लाने लगता है और उनके अटैक को डोज कर रहा होता है। तो वो देखता है कि वो तीनों मिलकर एक साथ उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और वो लड़की ब्रेसेक विंड स्लैश का यूज करके फैंग के ऊपर अटैक कर रही होती है, जिसकी वजह से फैंग की तलवार उसके हाथ से छूट जाती है, जिसे देखते हुए फैंग कहने लगता है, तो इसका गोल ये था कि ये मेरी स्वाड को मेरे हाथ से गिरा दे और मैं निहत्था हो जाऊं। पर तभी फैंग देखता है कि उसने दूसरे हाथ से जिस स्टिक को पकड़ा हुआ होता है वो स्टिक हवा में उठने लगती है और वो जो स्टिक पकड़ने वाला मेंबर फैंग से कहने लगता है, नॉट बैड बच्चे, तुम आखिरकार मेरे पोल को पकड़ने में कामयाब हो ही गए, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मेरे पोल के अंदर कितनी ज्यादा पावर है। और फैंग इधर सोचने लगता है, सच में ये पोल बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है, क्योंकि इस पोल से मेरा हाथ चिपक गया है, आखिरकार ये किस तरह की टेक्निक का यूज कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और इधर हम देखते हैं कि वो मेंबर जल्दी से अपने पोल को जमीन की ओर करने लगता है, जिसकी वजह से फैंग जमीन पर आकर जोर से गिरता है और फैंग की हालत खराब होने लगती है। तो मेंबर कहने लगता है, अब तो तुम्हारे पास स्वाड भी नहीं है, इसीलिए अब तो तुम्हारे पास ये चांस भी नहीं रहा कि तुम अपने हाथ को काट कर इस पोल से अलग कर लो। तभी वो एक आंख वाला आदमी अपने चाकुओं को घुमाते हुए कहने लगता है, अब तुम्हारे मरने का वक्त हो गया है, इसीलिए अब तुम बस खत्म हो जाओ। और फिर वो अपनी रैंक 3 मार्शल टेक्निक हुरिकेन को स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसके चारों ओर चाकुओं का बवंडर घूमने लगता है।
और वो खतरनाक बवंडर फैंग की ओर ही बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर फैंग थोड़ा घबरा जाता है और वो कहने लगता है मुझे जल्दी ही कुछ सोचना होगा, नहीं तो आज मेरी यहीं पर लाइफ खत्म हो जाएगी। पर मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा एक हाथ इस पोल के साथ चिपक गया है, जिसकी वजह से मैं कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकता, लेकिन मुझे कुछ तो सोचना ही होगा। इधर वो लड़की कह रही होती है इस बवंडर की पावर को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मुझे यहीं पर खड़े हो जाना चाहिए और उसकी मौत का तमाशा देखना चाहिए। लेकिन तभी वो लड़की कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और हम देखते हैं कि फैंग ने उस पोल के 2 टुकड़े कर दिए होते हैं और उन दोनों टुकड़ों से उन दोनों लोगों के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो दोनों कुछ नहीं कर पाते, जिसे देखकर वो लड़की कहने लगती है ये कैसे हो सकता है, आखिरकार अभी क्या हुआ, मैं कुछ देख क्यों नहीं पाई। ओह हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने जी फैंग के पोल को अपनी फिश से हिट किया है। क्या इसने ब्रेसैक विंड स्लैश को सीख लिया है? लेकिन पोल पर इतने ज्यादा खतरनाक अटैक करना कि वो जी फैंग के हाथ से छूट जाए, क्या इतने हाई लेवल पर ये टेक्निक को इतनी जल्दी पहुंचाया जा सकता है? और फिर वो फैंग को देखने लगती है जो कि उसको एक मॉन्स्टर की तरह दिख रहा होता है, तो वो कहने लगती है आखिरकार ये लड़का क्या कर रहा है, इसके पास क्या पावर है, ये तो सच में एक मॉन्स्टर है और अगर हम इसके साथ फाइट करते रहे तो ये जल्दी ही हमें भी खत्म कर देगा। और हम देखते हैं कि वो फैंग को देखकर इतनी ज्यादा घबरा गई होती है कि वो अपने पैरों पर भी नहीं खड़ी हो पाती, जिसकी वजह से वो डरते हुए अपने घुटनों पर बैठ जाती है। इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है और फैंग अपनी स्वार्ड को हाथ में लेकर आगे बढ़ रहा होता है, तो वो लड़की घबरा कर कहने लगती है नहीं नहीं मेरे पास मत आओ, प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। तो फैंग अपने वाटर और वुड एट्रीब्यूट की मदद से खुद को हील करने लगता है और कहने लगता है सच में ये मिशन बहुत ही ज्यादा ट्रबलसम है, क्योंकि मुझे स्कूल पॉइंट कमाने के लिए यहाँ पे स्ट्रॉम टीम के 500 इलाइट मेंबर्स को मारना होगा। और फिर वो गिनने लगता है 1 2 3 इंटरमीडिएट मार्शल आर्टिस्टों को तो मैं मार चुका हूँ, अब सिर्फ 2 हाई रैंक के मार्शल आर्टिस्ट बचे हुए हैं और इसके बाद मेरा मिशन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि फैंग को देखकर सोच रही होती है आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, इसने मुझे क्यों नहीं मारा। और हम देखते हैं कि फैंग बिना उसे मारे ही सीधे कासल के अंदर जाने लगता है, तो वो फैंग को पीछे से देखते हुए कहने लगती है क्या ये टीम के नॉर्मल मेंबर्स को इलाइट मेंबर समझ रहा है? नहीं नहीं, इसने जानबूझकर मुझे छोड़ दिया है, पता नहीं क्यों लेकिन इसने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। तो फैंग की इस हरकत की वजह से मिस मिरर भी गुस्से में फैंग को कहने लगती है आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो, क्योंकि अपने दुश्मन को ऐसे ही जिंदा छोड़ देना ये बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। अगर तुम उसे अभी नहीं खत्म करोगे तो वो फ्यूचर में जाकर तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बन सकती है, इसीलिए एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट कभी भी अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ता और वो किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। तो फैंग मिस मिरर से कहने लगता है लेकिन वो एक औरत है और वो फाइट में हार चुकी है, सच में उसे देखकर मैं उसे मारने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी कमजोर औरत को खत्म करूं। लेकिन अगर वो पीछे से मुझ पर छुपकर अटैक करती है तो मैं उसको खत्म करने में बिल्कुल भी नहीं झिझकूंगा और उसे उसी वक्त खत्म कर दूंगा। और फिर फैंग पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर वो लड़की नहीं होती, तो फैंग कहने लगता है तो वो बचकर निकल गई, सच में ये बहुत ही अच्छी बात है। और जब फैंग आगे देखता है तो वो देखता है कि कासल की सीढ़ियों में एक बंदा एक स्वार्ड को लेकर बैठा हुआ होता है और वो कहने लगता है हाय फैन यून। ये सब कुछ देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने तुझे ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था। तो ये सुनकर फैंग कहने लगता है लिन क्विंग ने तुम्हें पहले ही मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, इसीलिए तुम मुझसे लड़ाई करने के लिए इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो। तो ये सुनकर वो आदमी कहने लगता है हाँ ये बात तो सही है कि हमारे पास तुम्हारी हर इन्फॉर्मेशन है। और जब वो आदमी ऐसा कह रहा होता है तभी वो अचानक से चौंक जाता है, क्योंकि फैंग ने बिना कुछ सोचे समझे ही उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है और वो रैंक 3 मार्शल टेक्निक पॉइंट स्टार स्वार्ड टेक्निक का यूज कर रहा होता है। लेकिन वो आदमी जल्दी से वहां से उछलकर उस अटैक को डोज कर लेता है और कहने लगता है मैंने अभी बात करना खत्म नहीं किया है। तो फैंग उससे कहता है मैं अपना टाइम ऐसे ही किसी भी आदमी के साथ बात करने में वेस्ट नहीं करता। और फिर वो अपनी रैंक 3 मार्शल टेक्निक ब्लू बटरफ्लाई स्टेप्स का यूज करते हुए बड़ी स्पीड से उस आदमी के पीछे आ जाता है और एक खतरनाक रैंक 3 की मार्शल टेक्निक गोल्डन पाम स्ट्राइक उसके पीठ पे कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो वहां से तुरंत ही गायब हो जाता है और फैंग के पीछे आते हुए अपनी स्वार्ड से अटैक करते हुए कहने लगता है
सच में तुम अपनी टेक्निक्स को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। और सेम यहाँ पे भी है, क्योंकि मैं भी अपनी टेक्निक्स के साथ बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, इसलिए मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। पर तभी फैंग अपनी रैंक 3 मार्शल टेक्निक शैडो क्लोन स्लैश का यूज करता है, जिसकी वजह से फैंग के अंदर से बहुत सारे क्लोन निकलकर उस आदमी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, और इसी की वजह से उसे पीछे हटना पड़ जाता है। और फिर इतने सारे क्लोन्स को अपनी ओर आते हुए देखकर वो कहने लगता है, तुम सच में बहुत ही सारी मार्शल टेक्निक्स रखते हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। और हम देखते हैं कि उसकी तलवार बहुत से हिस्सों में बंटने लगती है, जिसकी वजह से उसकी स्वाड एक हंटर की तरह बन जाती है, और वो उस स्वाड से लगातार वार कर रहा होता है और कहने लगता है, तो मुझे अब तुम्हें अपनी ट्रू पावर दिखानी होगी। और फिर वो जल्दी ही अपनी स्वाड अटैक की वजह से सारी क्लोन्स को खत्म कर देता है। तो फैंग कहने लगता है, तो तुम जो यूज कर रहे थे वो एक स्वाड नहीं है, तो ठीक है, फिर अब मैं भी अपनी ट्रू पावर के साथ फाइट करता हूँ। और हम देखते हैं कि फैंग अपनी स्वाड को लेकर खतरनाक अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर हमें उस कासल का बाहर से सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारा धुआं निकल रहा होता है और डिस्ट्रैक्शन हो गया होता है। फिर हम देखते हैं कि फैंग और वो दूसरा आदमी जमीन पर पड़े हुए होते हैं। फिर फैंग नीचे पड़ा हुआ अपने वाटर एट्रीब्यूट की मदद से अपने आप को हील करने लगता है और कहने लगता है, सच में ये अपोनेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वैसे तो मेरे पास वाटर और वुड एट्रीब्यूट दोनों है, जिनकी मदद से मैं अपने आप को हील कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस स्टैंडर्ड की फाइट को अभी कीप अप नहीं कर सकता, और अभी तो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉस मेरा सामने इंतजार कर रहा है। फिर फैंग वहां से खड़े होते हुए सोचने लगता है, क्या मुझे इस मिशन को यहीं पर छोड़ देना चाहिए और यहाँ से निकल लेना चाहिए? नहीं, अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो इस मिशन को खत्म करके ही रहूंगा और सारे पॉइंट लेकर रहूंगा, जिसकी वजह से मैं और स्ट्रॉन्ग हो सकूंगा। फिर हमें कासल के अंदर बॉस का सीन दिखाया जाता है, जो खाना खाकर अपने दांतों को एक टूथपिक से साफ कर रहा होता है और कहने लगता है, तुम्हें सच में बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया है, क्या क्वान भी मारा जा चुका है? सच में तुमने मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। अब मुझे और ज्यादा लोगों को रिक्रूट करना होगा ताकि मेरी टीम को मैं सही तरीके से चला पाऊं। और फिर वो अपने हथियार को उठाने लग जाता है, पर तभी उसे आवाज सुनाई देती है, ठीक है तो फिर मैं तेरी प्रॉब्लम को अभी सोल्व कर देता हूँ। और हम देखते हैं कि फैंग जल्दी से बॉस के पीछे आ गया होता है और वो कहने लगता है, अगर तू मर गया तो फिर तुझे ऐसी प्रॉब्लम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर फैंग अपनी स्वाड को उस बॉस के गर्दन पर रखकर एक झटके में ही उसे खत्म कर देता है। फिर उसके खत्म हो जाने के बाद फैंग कहने लगता है, सच में अगर मेरे पास डार्क एट्रीब्यूट नहीं होता तो इस बॉस को मारने में मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन मैं अपने डार्क टैलेंट की वजह से अपने सराउंडिंग में ऐसे मेल्ट हो गया कि मुझे कोई नहीं देख पाया और मैं इसके पास आसानी से पहुंच पाया और इसे एक ही झटके में खत्म कर दिया। पर तभी फैंग को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है, तो वो जल्दी से पीछे मुड़कर कहने लगता है, कौन? तो वो देखता है कि वो पहले वाली लड़की वहां पर हाथ ऊपर करके खड़ी हुई होती है, जिसे देखकर फैंग अपने मन में सोचने लगता है, क्रैप, ये औरत वापस आ गई है और अभी तो मेरे पास इसके साथ फाइट करने के लिए एनर्जी भी नहीं बची है। सच में मुझे मिस मिरर की बात सुननी चाहिए थी और इस औरत को वहीं पर खत्म कर देना चाहिए था जब मेरे पास मौका था। लेकिन तभी वो औरत कहने लगती है, नहीं नहीं, मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ पर उस एहसान का बदला चुकाने आई हूँ कि तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया है। तो फैंग उसकी ऐसी बात सुनकर मन में सोचता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसकी बातों के साथ ही चलते रहना चाहिए। तो फैंग उससे कहने लगता है, आखिरकार तुम उस एहसान का बदला कैसे चुकाने वाली हो? तो ये सुनकर वो औरत शर्माने लगती है और हकलाते हुए कहने लगती है, मैं। तो फैंग उसे ऐसा करते हुए देखकर सोचने लगता है, तुम्हें किसी के सामने भी ऐसे एक्सप्रेशन नहीं देने चाहिए कि दूसरा आदमी तुम्हें गलत समझ ले। लेकिन तभी वो औरत कहने लगती है, मेरी जान बख्शने के बदले मैं तुम्हें उस जगह का पता बता सकती हूँ जहाँ पर स्ट्रॉन्ग टीम अपना ट्रेजर और पैसे रखती है, तुम वो सारे के सारे ले सकते हो, लेकिन प्लीज इसके बदले में तुम किसी को भी मत बताना कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। तो फैंग उसकी ऐसी बात सुनकर कहने लगता है, ये मेरे लिए तो सिंपल है क्योंकि मैं तेरा नाम भी नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर लिन फैमिली के पास तेरी कोई इन्फॉर्मेशन है और उन लोगों ने तेरी बॉडी को नहीं देखा तो वो समझ जाएंगे कि तू अभी भी जिंदा है। ये सुनकर वो औरत कहने लगती है, नहीं नहीं, उन्हें मेरा असली नाम नहीं पता है, उन्हें सिर्फ मेरा निक नाम पता है और यहाँ पे लिन क्वीन के अलावा जो भी मुझे जानता था वो मारा जा चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉस का हाथ स्कैनर पर रख दिया होता है और ये सब कुछ उस लड़की ने किया होता है, जिसकी वजह से वहां पे एक दरवाजा खुल जाता है और उसके अंदर कुछ सामान रखा हुआ होता है।
और फिर वो एक कार्ड को दिखाते हुए कहने लगती है, इस कार्ड के अंदर हमारी टीम की सालों के पैसे रखे हुए हैं और इस कार्ड की मदद से तुम आराम से इन पैसों को अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। और क्योंकि ये कार्ड रैंक 3 बेस का है, इसीलिए तुम्हारी इस ट्रांसफर की मूवमेंट को कोई ट्रैक भी नहीं कर पाएगा। फिर वो एक बॉक्स को खोलते हुए फैंग को दिखाने लगती है और कहने लगती है, ये हमारी टीम की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज है और ये इतनी ज्यादा कीमती है कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदा करवा सकती है। तो उसे देखते हुए फैंग कहने लगता है, ये तो एक हाई ग्रेड युआन एनर्जी स्टोन है जिसे हम सिर्फ रैंक 2 या इससे भी ज्यादा हायर बेस पे होने के बाद बहुत ही ज्यादा प्राइस चुकाने के बाद ही खरीद सकते हैं, क्योंकि इस स्टोन के अंदर बहुत सारी QI एनर्जी को इकट्ठा किया हुआ है, इसीलिए इस स्टोन की कीमत और भी ज्यादा बढ़ गई है। और इसी के साथ इस चैप्टर का भी अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।